नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान धारा एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। और आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो क्लास 10th के अंदर एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है प्रकाश। कि उस प्रकाश के चैप्टर को लेकर अक्सर हम कई बार देखते हैं कि ये चैप्टर बच्चों को कम समझ में आता है या बच्चे कई बार कम इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से ये चैप्टर वीक रह जाता है। लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही सरल शब्दों के अंदर आप तक पहुंचाया जाके जाए, ताकि एग्जाम के अंदर इसका एक भी सवाल जो है वो आप मिस नहीं कर पाओ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाकाल, जय जोहार। सबका स्वागत है हमारे इस मंच पर और मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रकाश वाले चैप्टर की। प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट की बात करते हैं। देखो, अगर सिंपल भाषा में प्रकाश के बारे में बताया जाए ना, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी की बात करते हैं। कि ऐसी एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। आप अभी मुझे देख पा रहे हो, आप कहीं और चीजें अपने आसपास की देखते हो, और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, प्रकाश की वजह से। तो इनिशियली हम बात करते हैं कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि क्या प्रकाश का केवल यही गुण है, क्या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है प्रकाश की? तो हमने कहा देखो, बिल्कुल बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो प्रकाश अलग अलग शो करता है। तो जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश जो है, सबसे पहले बात आती है इसकी नेचर की, इसकी प्रकृति की बात आती है कि प्रकाश जो होता है वो नेचर में क्या होता है। प्रकाश को हम पार्टिकल माने यानी कण माने, या फिर प्रकाश को हम तरंग माने, दोनों में से क्या माने। तो देखो, बहुत सारे जब शुरुआत होती है ना, तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री का बारे में बात बता देता हूं। हिस्ट्री के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं न्यूटन। न्यूटन के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, पार्टिकल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कणिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कणिका सिद्धांत कहते हैं। जिसके अकॉर्डिंग प्रकाश जो होता है उसकी जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। हालांकि मैं केवल आपको इस जानकारी के हिसाब से दे रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। लेकिन जब बात आती है न्यूटन की, तो न्यूटन ने बोला कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी नेचर में कण का होता है, प्रकृति के अंदर कण प्रकृति का होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, उसमें ये जो सिद्धांत है वो फेल हो जाता है। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हाइगेंस। हाइगेंस के द्वारा एक थ्योरी दी जाती है, वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत दिया जाता है। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें ना, तो प्रकाश को जो है वो कौन सी नेचर का माना गया है, तरंग प्रकृति का माना गया है, वेव नेचर का माना गया है। लेकिन प्रकाश के पास ऐसी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल नेचर को शो होती है। इसका मतलब गड़बड़ हो गई कि न तो पूरी तरह से ये वाला सिद्धांत सही है, न तो पूरी तरह से ये वाला सिद्धांत सही है, माना किसको जाए। तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली। कौन आते हैं? तो एक वैज्ञानिक आते हैं हमारे डी ब्रोगली। और जब ये डी ब्रोगली ये सिद्धांत देते हैं, एक सिद्धांत दिया जाता है ड्वेल नेचर थ्योरी, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत आता है। और ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई कण है, अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो गति करता है, जब देखो, जब वो स्थिर है ना, रुका हुआ है, तब तो वो केवल कण का है, कण प्रकृति का है। लेकिन जब वो गति करना शुरू करता है तो उसकी नेचर ड्वेल हो जाती है, द्वैत हो जाती है। द्वैत का मतलब होता है कण व तरंग दोनों होते हैं। अब जब ये सिद्धांत आया तब ये चीज भी ध्यान में आई कि क्या प्रकाश भी ऐसा गुण शो करता। तो फिर एक सिद्धांत आता है, क्वांटम थ्योरी आती है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है। और आपको यहीं से याद रखना है कि फिर एक थ्योरी आती है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आता है। और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश जो है न तो कण माना जाए न तरंग माना जाए, इसको कण और तरंग दोनों में माना जाए। क्योंकि अब ये क्वांटम थ्योरी है ना कहीं ये सिद्ध करने में तुली हुई है, या यूं कहें कि ये सिद्ध करने में लगी गई है
कि वास्तव में जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग दोनों होती है। यानी हमने कहा प्रकाश नेचर में कैसा होता है, द्वैत। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत होता है, जो आधुनिक क्वांटम थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो प्रकाश की जो नेचर होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, तो हमने कहा कण और तरंग दोनों होती है, पार्टिकल और वेव दोनों होती है। इसका मतलब प्रकाश अपने आप में कैसी नेचर का होता है, ड्वेल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। यानी प्रकाश की कुछ घटनाएं कण प्रकृति के बारे में बताती है, प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग प्रकृति के बारे में बताती है, और कुल मिला के हमारा प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। कैसा होता है, तरंग और कण दोनों, यानी द्वैत प्रकृति का आ जाएगा। तो यहां तक ठीक है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, द्वैत होती है, कण और तरंग दोनों होती है। फिर हम थोड़ा और आगे बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है वो अगर हम बात करें तो प्रकाश तरंग है, तो तरंगों के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। कौन आते हैं, मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। कौन सा देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी जाती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया जाता है, जिसके अनुसार प्रकाश जो होता है वो प्रकाश एक प्रकार की कैसी तरंगे आ गई, हमने कहा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अभी केवल एक लाइन याद रखो, इनको गति करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चली जाती है। माध्यम है, मीडियम है तो भी ठीक है, और मीडियम नहीं भी है तो भी ठीक है, यानी ये वैक्यूम के अंदर निर्वात में गति करती है। तो यानी प्रकाश एक प्रकार की कैसी तरंगे हो गई, तो प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। कैसी हो गई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। तो प्रकाश के बारे में ये बात आ गई। फिर बात आती है कि भाई प्रकाश जब तरंग है, प्रकाश जब वेव के अंदर है, तो प्रकाश का कोई ना कोई वेग होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब हम प्रकाश के वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, तो प्रकाश के वेग को c से लिखा जाता है, और इस c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और याद रखना, ये जो वेग होता है ना, ये कहां होता है, वैक्यूम के अंदर होता है, यानी जहां कुछ भी नहीं हो, ना तो ठोस हो, ना तरल हो, ना गैस हो, किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं हो, उसको वैक्यूम कहा जाता है। और प्रकाश का वेग निर्वात में जब मापा गया तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आया। तो ये प्रकाश का वेग जो है वो होता है। और अगर बात करें कि प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग कहां होता है, तो याद रखना सर्वाधिक वेग जो होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, वो कहां पर होती है, निर्वात में होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। आगे बढ़े तो आप खुद सोचो ना भाई, कि अगर आप एक ऐसी सड़क पर गति कर रहे हो, आपकी बाइक एक ऐसी सड़क पर जा रही है जहां कोई भी व्हीकल नहीं हो, कोई भी वाहन नहीं हो, ना ही कोई जंप हो, ना ही कोई मोड़ हो, ना ही कोई और आपके अलावा हो, तो आप अपनी बाइक की स्पीड मैक्सिमम रखोगे। लेकिन जो ही कोई व्हीकल आए रोड पर, आपकी स्पीड थोड़ी तो कम होने वाली है। इसलिए याद रखना, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां होता है, वैक्यूम के अंदर होता है, निर्वात में होता है। याद रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है ये कोई ना कोई घटनाएं शो करता है, यानी मेन अपन बात करें परावर्तन और किसके बारे में, अपवर्तन। तो जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के गुणों के बारे में बात करते हैं, या प्रकाश के फिनोमिना की बात करते हैं, तो प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश हमारे आसपास दिखाई देती हैं। वो घटनाएं, उनमें सबसे पहली घटना जो आती है वो कौन सी आती है, रिफ्लेक्शन आती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं,
परावर्तन के नाम से जानते हैं। भाई ये लिखा हुआ आप देख पा रहे हो ना, तो वास्तव में ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है? परावर्तन। कैसे? कि प्रकाश जाता है, वस्तु से टकराता है, टकरा के वो वापस आता है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो वास्तव में वस्तुओं का दिखाई देना किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? परावर्तन के कारण पॉसिबल हुआ है, रिफ्लेक्शन के कारण। परावर्तन के अलावा जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो ये मेनली हमारे पास दो आएंगे, परावर्तन और अपवर्तन, जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे देखो, ऐसा नहीं है कि खाली परावर्तन और अपवर्तन है, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं आती है। जैसे एक घटना आती है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कई बार TIR लिख देते हैं। इसके अलावा प्रकाश एक घटना और शो करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विवर्तन। इसकी परिभाषा अपने इंपॉर्टेंट है, जो आपके 10th की NCERT के अंदर भी दी गई है। विवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब सीधी रेखा में जाता है और उसके मार्ग में कोई वस्तु रख दी जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके, अपन ने हाथ रख दिया और प्रकाश यहां से गति कर रहा है, अपन ने हाथ रखा तो प्रकाश आगे नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो ये किनारा है ना इस हाथ का, इस किनारे से वो मुड़ जाता है, और उस मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं परावर्तन की। किसकी बात करते हैं? परावर्तन की बात करते हैं। तो चलिए लिखिए आप मेरे साथ साथ, परावर्तन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट क्या है? हमने कहा परावर्तन को जब हम कभी परिभाषित करते हैं ना, तो परावर्तन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे सपोज करो ये एक आपने कोई सतह ले ली, आपने कांच ले लिया है ना। अब जो ही कांच पर प्रकाश गिरेगा तो कांच कैसा होता है? पारदर्शी। तो प्रकाश इसके आर पार चला जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा एक काम करता हूं यहां पे, यहां इस कांच पे पॉलिश कर देता हूं, पॉलिश करने से क्या हुआ? अब प्रकाश इसके आर पार नहीं जाएगा, अब ये पारदर्शी नहीं रहा है, अब ये नॉन परमिएबल हो गया है, अपारदर्शी हो गया है। तो इसका नाम हम बदल के रख देते हैं कि ये वाली जो सतह है ना, इसको हम कह देते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाली हमारी जो सतह है वो कैसी है? परावर्तक सतह है। कौन सी सतह है? परावर्तक सतह है। अब अगर प्रकाश यहां गिरा तो प्रकाश आएगा, टकराएगा, क्रॉस करके नहीं जा सकता क्योंकि आपने पॉलिश कर रखी है, और टकरा के चला जाएगा। बस यही तो घटना क्या है? परावर्तन है। तो हम इसको जब शब्दों में लिखते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में, दिशा नहीं, पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना का नाम क्या है? परावर्तन। तो मैं परावर्तन की परिभाषा आपके सामने लिखने वाला हूं, तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, किसी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराती है, और पुनः उसी माध्यम में, और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो हमने कहा कि प्रकाश जो होता है टकराएगा और जिस माध्यम से आया है उसी में लौट जाएगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो ये हमने फोन ले लिया, फोन जो है ना वो परावर्तक, ये अपारदर्शी है। अब जो ही प्रकाश आया, जैसे ये पेन ही ले लो, ये प्रकाश आया तो यहाँ आसपास माध्यम कैसा है? गैस। ठीक है। अब ये इससे टकराएगा और टकराएगा तो आगे नहीं जा सकता है, तो ये टकरा के वापस आएगा। तो गैस माध्यम से आया,
वापस गैस में ही चला गया। तो हमने कहा कि प्रकाश जो लौटता है ना, वो वापस उसी मीडियम में लौटता है जहां से वो आया था। उसी के बारे में बात करें तो इसको हम अब शो करते हैं कि वास्तव में परावर्तन होता कैसे है। ये एक सतह ले ली, इस सतह को आपने पॉलिश कर दिया, इस सतह का नाम बदल के रख दिया हमने कि यहां से परावर्तन होगा अब, इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर मैं एक लाइन खींचता हूं, एक लंब बनाता हूं जो 90 डिग्री का कोण बनाए। याद रखना कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका नाम रख देते हैं कि ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है। क्यों लंब बोला है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बनाया है हमने, तो ये अभिलंब हो गया। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई, ये लो भाई साहब एक प्रकाश की किरण यहां आई। जो आने वाली किरण है, इस किरण का नाम रखते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण रखते हैं, इंसिडेंट रेज रखते हैं, आपतित किरण रखते हैं। ये यहां पहुंचती है, आगे जा नहीं पाएगी, और पता चला कि ये यहां से वापस निकल गई। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग रेज या परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये एक तरह से परावर्तन को दर्शाते हैं, अपन मैथ्स के रूप में शो करते हैं। और यहीं से देखोगे ना तो आपको दो कोण दिखाई देंगे। कितने कोण दिखाई देंगे, यहां से दो कोण दिखाई देंगे। एक ये वाला कोण दिखाई देगा, दिखाई दिया आपको। हमने कहा एक ये वाला कोण है जो किसके किसके बीच में बना है, अभिलंब और किसके बीच में बना है, आपतित किरण के बीच में। और एक दूसरा कोण और बन गया है जो अभिलंब और किसके बीच में बना है, परावर्तित किरण में। तो हमने कहा हमारे पास में दो कोण बनते हैं। पहला जो कोण है वो किसके बीच में बना है, हमने कहा एक तो बना है अभिलंब, अभिलंब और कौन सी किरण के बीच में बना है, इंसिडेंट रेज के बीच में बना है, आपतित किरण के मध्य बना है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उस कोण का नाम रखते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, जिसको हम आई से शो करते हैं। तो ये वाला कोण हमने दे दिया कि ये क्या है, आई है। दूसरा कोण यहां जो बना है ना, वो किसके किसके बीच में बना है, हमने कहा अभिलंब, और अभिलंब के साथ में कौन सी किरण आई अब की बार, हमने कहा परावर्तित किरण आई, रिफ्लेक्टेड रेज आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना, तो इस कोण का नाम आता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से। तो हमारे पास दो एंगल बन गए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में तो आई बन गया, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आर बन गया। और जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो हमें ये जान पड़ता है कि आई और आर हमेशा बराबर आते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन की सबसे बढ़िया बात है, ये परावर्तन की सबसे खास बात है, वो हमारी निकल के आती है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो ये पहली बात है जो निकल के आई, और यहीं से हमारे परावर्तन के नियम स्टार्ट होते हैं। तो हमारे परावर्तन के नियम में ये वाला नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन लिखने वाले हैं रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अपन बात करते हैं परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो परावर्तन के नियम आते हैं, और परावर्तन के नियमों की बात करें तो पहला नियम आता है, हम लिखते हैं प्रथम नियम जो आता है वो कौन सा है। देखो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मुझे दो पेन चाहिए होंगे यहां से, तो एक मिनट रुकना भाई, अपन पेन लेते हैं और इस पेन की सहायता से परावर्तन के पहले नियम को समझते हैं। देखो पहला नियम पहले मैं लिख देता हूं, फिर अपन बात करते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो अभिलंब होता है, और दूसरा होती है कौन सी किरण, आपतित किरण आती है, और तीसरी कौन सी किरण आती है,
परावर्तित किरण आती है, तो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। ये वाला जो रूल है ये पहला वाला है। अब देखो एक तल का मतलब क्या है, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। हमने कहा कि अगर मैं अभिलंब को इस पेन से शो कर देता हूं, ये वाली किरण अगर मैं ये शो कर देता हूं दूसरे वाले पेन से, तीसरी वाली किरण में ऐसे शो कर देता हूं, तो ये तीनों जो है ना ये एक तल में होंगे। एक तल का मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये किरण इधर बाहर की तरफ आएगी, नहीं, ये बाहर की तरफ आई तो तल सेम नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये थोड़ा ऐसे बाहर निकल के आ गया अभिलंब, तो अभिलंब भी नहीं आए। या तो ये तीनों ऐसे के ऐसे रहेंगे या तीनों के तीनों बाहर आएंगे ऐसे। तल इन तीनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये रूल हमारा कौन सा आता है, पहला रूल आता है। और पहला रूल हमने क्या बोला कि अभिलंब है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में आएंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की, दूसरे नियम की बात करते हैं। और परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण को अपन ने क्या लिया था, आर से लिया था। परावर्तन कोण तथा अपवर्तन परावर्तन कोण तथा आपतन कोण हमेशा समान होते हैं। क्या होते हैं, हमने कहा हमेशा समान होते हैं। ऑलवेज आपको क्या मिलेंगे, बराबर। अगर परावर्तन कोण 30 है तो आपतन कोण भी 30 है, आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 है, परावर्तन कोण 0 है तो आपतन कोण भी 0 है। सब कुछ कंडीशन सेम आएगी, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का दूसरा। तो अब हमारे एग्जाम में कई बार या तो परावर्तन किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि परावर्तन के नियम लिखो। तो दूसरा नियम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम कहता है जो तीनों चीजें अपन ने लिखी थी, तीनों कौन सी, अभिलंब लिखा था, आपतित किरण लिखी थी, परावर्तित किरण लिखी थी, ये तीनों की तीनों क्या आती है, एक ही तल में आती है, सेम प्लेन में आती है। तो ये चीज भी आप साथ में क्या करना, याद रखना। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास में कोई ऐसी चीज है जो परावर्तन दर्शाती है, जिसके कारण हमें परावर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे घर का आईना होता है। हमारे घर के आईने में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा हमें दिखाई देता है, वो एक्चुअल में परावर्तन की वजह से हुआ है। कि प्रकाश, और आप देखो कांच में देखोगे ना, पीछे आपको देखेगा ब्राउन कलर की लेयरिंग कर रखी हुई, ब्राउन कलर की पॉलिश कर रखी होगी। वो क्यों करते हैं पॉलिश, ताकि प्रकाश आर पार नहीं जाए, क्योंकि अगर प्रकाश आर पार चला गया तो फिर आप वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आपको चीजें दिखाई नहीं देगी। क्लियर है। चलिए, तो हमने कहा परावर्तन की बात कर दी, परावर्तन के नियम की बात कर दी। अब हम बात करते हैं मिरर की, यानी दर्पण की। कि ये जो दर्पण होता है ना, एक ऐसी डिवाइस समझ लो, एक ऐसी युक्ति समझ लो, एक ऐसी वस्तु समझ लो जो क्या दर्शाता है, परावर्तन दर्शाता है। तो अगर दर्पण की परिभाषा लिखनी हो ना तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ऐसी युक्ति, युक्ति का मतलब है डिवाइस, उपकरण जिसको कहते हैं, ऐसी युक्ति जो परावर्तन की घटना, ऐसी युक्ति जो परावर्तन की घटना दर्शाती है, रिफ्लेक्शन को शो करती है, उसको हमने कहा क्या कहते हैं, दर्पण। अब देखो दर्पण बहुत सारे तरह के होते हैं। हमारे घरों में दर्पण देखोगे ना तो आपको एकदम से सीधा दर्पण मिलेगा, उसको कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहा जाता है। कौन सा मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहा जाता है। तो जो दर्पण है मैं उसके प्रकार आपको एक बार आइडिया देता हूं, बाकी हमारे एग्जाम में केवल गोलीय दर्पण है। मैं आपको दो दर्पण देता हूं। एक दर्पण जो आता है वो प्लेन मिरर आता है, जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और ये समतल दर्पण ऐसा है दिखने में कि ये दर्पण है, यहां आपने पॉलिश करके छोड़ दी, तो
जहां अगर प्रकाश यहां से आएगा तो ये वाली सतह पूरी तरह से एकदम से प्लेन दिखाई देगी, इसलिए इसका नाम ही अपन ने क्या रखा है, प्लेन मिरर रखा है, समतल दर्पण। तो जो हमारे घरों में दिखाई देता है ना अपने को, वो दर्पण हमारा समतल है। लेकिन कभी आप अपने गाड़ी में लगे हुए दर्पण को नोटिस करना, गाड़ी में लगा हुआ जो शीशा होता है जिसकी सहायता से हम पीछे वाले व्हीकल को देखते हैं, दोनों साइड में लिखा होता है जिसको आप ड्राइवर के मिरर बोलते हो, ड्राइवर उन दोनों मिरर में देख के गाड़ी चलाता है ताकि पीछे से कोई आए तो कैसे बचाव करना है। तो वो जो मिरर है ना वो गोल नहीं होते हैं, सॉरी वो समतल नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं राउंडेड होते हैं, और ऐसे दर्पण को बोला जाता है गोलीय दर्पण, यानी हमने कहा स्फेरिकल मिरर। क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण, या क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण में याद रखो चाहो तो एक लाइन, कि एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जहां से परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। अरे कैसी हो, जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, एकदम से प्लेन हो, उस दर्पण को तो क्या कहते हैं, समतल। और गोलीय दर्पण की परिभाषा याद रखना, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी परावर्तक सतह गोलाकार हो या गोलीय हो, स्फेरिकल हो, उस दर्पण का नाम क्या आता है, तो हमने कहा उस दर्पण का नाम गोलीय दर्पण है। क्या आएगा, तो हमने कहा उस दर्पण का नाम हम बदल के क्या रखते हैं, हमने कहा गोलीय दर्पण रखते हैं। यहां तक ठीक है। अब देखो, जब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं ना, तो इनकी जो सरफेस होती है वो गोलाकार दिखाई देती है। कैसे, कि जैसे अगर मैं एक सिंपल सा आपको ले लूं, एक मैंने ऐसा दर्पण बनाया, एक इस तरह से मैंने एक दर्पण बनाया, इस तरह से राउंडेड में बना दिया, एक जगह तो मैंने क्या कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, ये बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, तो अब परावर्तक सतह तो अंदर रह गई। तो जब हम इस दर्पण की बात करते हैं ना, तो इस दर्पण में जहां से परावर्तन होगा वो सतह तो अंदर हो गई। इस दर्पण में हमने क्या किया, अंदर की तरफ तो पॉलिश कर दी, और जब ही मैंने अंदर की तरफ पॉलिश की ना, तो ये जो सतह हो जहां से परावर्तन हो गया वो बाहर हो गई। तो आपको दो लाइनें देखने को मिलती हैं इनके बारे में। जब मैं इस दर्पण की बात करता हूं ना, तो इस दर्पण में आप बोलोगे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित है, अंदर की तरफ क्या हो रखी है, राउंडेड हो रखी है, अंदर की तरफ वक्रित है। और यहां परावर्तक सतह कैसी है, हमने कहा परावर्तक सतह बाहर की तरफ वक्रित है। किसकी तरफ वक्रित है, बाहर की तरफ वक्रित है। और जब परावर्तक सतह बाहर की तरफ वक्रित हो और जब परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, तो हमें दो प्रकार के दर्पण मिलते हैं। है ये गोलीय दर्पण के पार्ट, तो गोलीय दर्पण के दो पार्ट हैं। ऐसा दर्पण जिसके अंदर, याद रख लेना क्या हो, हमने कहा ऐसा दर्पण जिसके अंदर, हमने कहा बाहर की तरफ जो है वो तो पॉलिश हो और अंदर की तरफ सतह हो, तो उसको अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकली हो, बाहर की तरफ वक्रित हो, उस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, हमने कहा उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये चीज आप क्या करना, याद रखना। तो एक तो आ गया अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा दर्पण आ गया, हमने कहा उत्तल दर्पण आ गया। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं आगे कि ये अवतल दर्पण क्या करते हैं, ये उत्तल दर्पण क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण का मतलब याद रखना, पॉलिश बाहर से होगी, पॉलिश कहाँ होगी, बाहर से होगी, और परावर्तक सतह अंदर की तरफ रहती है। तो ये सवाल भी आया था
कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर से वक्रित हो। तो परावर्तक सतह तो अंदर रह गई ना, और परावर्तक सतह अगर अंदर से वक्रित हो गई तो हमने कहा वहां पर क्या होगा, तो हमने कहा वो जो दर्पण है वो कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल। और अवतल दर्पण में एक चीज देखी जाती है कि जब हम इसके ऊपर प्रकाश की किरणें डालते हैं, ये लो भाई एक प्रकाश की किरण, ये भाई एक दूसरी प्रकाश की किरण, ये आपने एक तीसरी प्रकाश की किरण, ये एक चौथी प्रकाश की किरण, और ज्यों ही किरणें यहां टकराती है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, समेट देता है। क्या कर देता है, समेट देता है। तो प्रकाश इधर की तरफ जाता है, प्रकाश इधर की तरफ जाता है, ये सारी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। इसका मतलब ये प्रकाश को केंद्रित करता है, और प्रकाश को केंद्रित करता है इसलिए कई बार एक नाम आता है कि जो अवतल दर्पण होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ये अवतल दर्पण जो है एक प्रकार का, हमने कहा कैसा है, कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, अभिसारी दर्पण है। क्यों है, क्योंकि हमने कहा यह प्रकाश की किरणों को, यह प्रकाश की किरणों को हमने कहा केंद्रित करता है। क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है। इस वजह से इसका नाम अभिसारी है। इसलिए जब कभी भी आप ऐसा आईना ले लो और सामने यहां कागज रख दो, तो थोड़ी देर अगर धूप में खड़े रहे, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस अपन बाद में पढ़ेंगे, लेंस में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई दर्पण ले लिया, ऐसा गोलाकार दर्पण जो कि कॉनकेव है, जो कि अवतल है, उसके पास में आपने क्या कर दिया, कागज रखा, थोड़ी देर बाद में वो कागज जलने लग जाता है। अब जला क्यों, क्योंकि उसने देखो जो प्रकाश की किरणें दूर दूर थी तो इनमें कम ऊर्जा थी, लेकिन जब एक ही जगह पर बहुत सारी किरणें आई तो एनर्जी का मान बढ़ गया, और ऊर्जा बढ़ते ही वो कागज जो है वो जलने लग जाता है। क्या जलने लग जाता है, हमने कहा जलने लग जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का एक नाम अपन ने क्या रखा, अभिसारी दर्पण रखा। आगे बात करते हैं, जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण का मतलब जानते हो, ऐसा दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दिया गया है, और अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दिया गया है तो परावर्तक सतह कहां रह गई, बाहर रह गई, और इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब वही कहानी अपन उत्तल दर्पण के साथ दर्शाते हैं। हमने कहा अगर उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपने डाली, ये उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें, ये उत्तल दर्पण पर प्रकाश की 4 किरणें आपने डाली, तो आप ये देखते हो कि ये इधर की तरफ भेज देता है, ये इधर की तरफ भेज देता है, ये इधर की तरफ भेज देता है, ये इधर की तरफ, यानी ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्जिंग करता है। इसलिए कई बार उत्तल दर्पण का एक नाम रखा जाता है जिसका नाम है अपसारी दर्पण। क्या बोला जाता है, कौन, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये एक्चुअल में पता है क्या करता है, प्रकाश को सारी दिशाओं में फैला देता है, तो प्रकाश बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। इसलिए कई बार एक चीज देखना आप, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, जो हमारे गलियों के अंदर जो लाइटें लगी होती है, उसके पीछे एक चमकीला पेज होता है, एक्चुअल में वो उत्तल दर्पण होता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश को सारी दिशाओं में फैला देता है। तो वो एक स्ट्रीट लाइट बहुत बड़े एरिया को क्या कर देती है, रोशन कर देती है। ये उत्तल दर्पण का काम है, इसलिए इसको हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, तो हमने कहा कि ये जो दर्पण है वो हमारा कौन सा हो गया, उत्तल मतलब अपसारी, अवतल मतलब ये हमने कहा क्या हो गया, अभिसारी। अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा वापस बता देता हूं कि इतनी देर हमने पढ़ा क्या था, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रकाश के बारे में जब कभी बात करते हैं तो प्रकाश का मतलब है ऊर्जा का ऐसा रूप जो हमें, जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। प्रकाश के सिद्धांत ये मैंने केवल जानकारी के लिए दिए थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना सबसे पहले न्यूटन आते हैं जो बोलते हैं प्रकाश कण प्रकृति का है, फिर हाइगेंस आते हैं जो बोलते हैं प्रकाश तरंग है, लेकिन दोनों में सामंजस्य नहीं आता है।
फिर आता है क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी कहता है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों रूपों में मिलता है। और जब प्रकाश के तरंग गुणों की बात करते हैं तो प्रकाश जो आता है कण और तरंग है, लेकिन कैसी तरंग आती है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब जिनको गति के लिए माध्यम नहीं चाहिए, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर बात आती है कि प्रकाश कौन कौन सी, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हम बात करते हैं कि प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं, तो जो हमारे सिलेबस में है हम उनके बारे में बात करते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण भी आएगा और विवर्तन भी आया है। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिया था? परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या? जाना, टकराना, वापस आना। बेसिक यही है। तो सुनना कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाए, उसको परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन की परिभाषा याद रखना। फिर हमने परावर्तन को शो किया था। देखो, ये वाली जो सतह है जहां से परावर्तन होगा, उस सतह का नाम क्या है? परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो हम 90 डिग्री पर एक लंब खींचते हैं, वो लंब हमारा अभिलंब होता है, और जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जो जाती है वो परावर्तित किरण। दो कोण बनते हैं। पहला बनता है आई। आई मतलब कौन सा कोण? आपतन कोण। किसके किसके बीच में? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। दूसरा बनता है परावर्तन कोण। किसके किसके बीच में? तो अभिलंब और परावर्तित किरण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कोण बराबर है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आते हैं। पहला तो है तीनों ही एक तल में। कौन तीनों? अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और दूसरा कहता है कि आई बराबर हमेशा क्या होगा? आर होगा। तो ये कहानी हमने छोटी सी आज पढ़ी, क्योंकि आज किसी कारणवश हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई, क्योंकि पहली क्लास लाइव थी, हमें थोड़ा नया अनुभव है हमारे लिए, तो किसी वजह से नहीं हो पाई, तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा। पर कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास जो है वो लाइव लेंगे, आप सभी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी लाइव की लाइव क्लास में ही अपन क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अपन कल वापस। तो आप सभी को राम राम भाई। और क्लास कैसी लगी तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना, तो आपको पता लगेगा। हम थोड़ा और मेहनत करेंगे इस क्लास को लेकर, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है इस क्लास से बाहर नहीं जाए। जय हिंद, जय भारत।